हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अब से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं आरआरबी जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोगों का होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पहले जो है इसके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया था, पर एग्ज़ाम डेट जो है इसका डिले हो रहा था। इसके कारण इसकी क्लासेज हम लोग नहीं कर रहे थे, पर इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और 17 नवंबर आपको बिल्कुल मालूम हो गया है। तो इस दिन से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 17 को ही है, क्योंकि इसके आगे पड़ेगा कि पीछे का हमको ये एक दिन निर्धारित हो गया है। तो हम इसी को मानकर अब जो है अपना तैयारी करेंगे। और इसके लिए आप लोगों के मात्र 2 महीने का समय है। 2 महीने में आपके चारों सब्जेक्ट का अगर तैयारी जो है बेहतर तरीके से करना है, तो जैसे कि मालूम है कि मेरी क्लासेज यूट्यूब पे फ्री में जो है पहले भी चलते थे, अभी भी फ्री में चलेंगे। मैथ, रीजनिंग, आपका जो है जीके और जो है आप लोगों का साइंस, ये जो है आप लोगों के चारों सब्जेक्ट का जो है तैयारी मैं फ्री में कराता था जिस तरीके से पहले, आज भी कराऊंगा। अगर 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे आप लोगों को डेली क्लासेज मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि जो है हर एक क्लास जो है जैसे स्टार्ट होता है तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है रहेगा आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका। और 2 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस भी फिर से हम लोग दोबारा से एक बार रिपीट कर लेंगे। और आप लोगों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रेस्टिक सेट है और टेस्ट है, ये सभी के सभी डेली कराए जाएंगे। केवल और केवल आप जो है डेली क्लास में आइए। ठीक है, तो 17 नवंबर भूलना नहीं है। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से जो है इस को जो है टारगेट लेके चलिएगा। और चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट से सभी लोग। और पहला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए शब्दों में वेन आरेख का जो है सही जो है संबंध बताइए। मतलब आपके पास यहाँ पे 3 शब्द है, जूते, घास और मोबाइल। इसके जो है वेन डायग्राम बनाने हैं। इन तीनों शब्द से किस प्रकार के वेन डायग्राम बनेंगे, आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए लमसम 15 ठो मैं इस क्लास में रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा। अगर आपने 15 में से 10 प्रश्न सही कर दिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपने सही नहीं किया तो आपको जो है और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग डेली क्लास से जुड़िए, बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। एक दिन आप 15 में से 15 करने लगेंगे। ठीक है, आपको मालूम भी है कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के ही आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछता है। ठीक है, तो जूते देखिए और घास देखिए, क्या किसी तरीके का संबंध होता है? कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। घास घास आपने देखा होगा, जूता भी देखा होगा। जूता अलग होता है और घास अलग पदार्थ है। ठीक है, मोबाइल और घास में किसी तरीके का संबंध, कहिएगा बिल्कुल नहीं होता है। तो मोबाइल और जूता में भी देख लीजिए, किसी तरीके का संबंध नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जूता हो गया तो ये घास हो गया और ये आपका मोबाइल हो गया। तीनों ही अलग जो है आप लोगों को यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे, किसी के किसी से संबंध नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी अंक आएगी। मतलब ये जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। इसी में आपका टेस्ट होगा। देखते हैं कौन दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से बताना है। अगर आपने ए बताना है तो कमेंट बॉक्स में 2A लिख दीजिएगा, दूसरे का ए, या बी लिखिए, या सी लिखिए, या डी लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए। मैं सारे ही कमेंट आपके पढ़ता हूँ। और आपको देखिए, अगर किसी तरीके के किसी में डाउट भी है, किसी प्रश्न में किसी तरीके का, किसी से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग जो भी हो, तो आप लोग इस नंबर पे जो है संपर्क संपर्क मतलब मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फोन तो नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, क्लास भी देखना है। तो मैसेज कर दीजिएगा, जब भी मैं देखूंगा आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, उसके सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो जिनको भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, फॉर्म से लेके एडमिट कार्ड, परीक्षा जो भी हो, तो आपको मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। ठीक है,
और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हूँ, उस लिंक से जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है मैं इस क्लास का पीडीएफ डेली जो है आपको प्रोवाइड करता हूँ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो रिवीजन के लिए फ्री में जो है, फ्री है, ठीक है, तो फ्री में तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे लिखा है 14, यहीं पे वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 18 लिखा है, तो यहाँ पे लॉजिक आपके ये होना चाहिए कि 84 और 12 को क्या कर दें कि 14 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि 84 में 12 से भाग दे देते हैं, ठीक है, तो 12 सत्ते 84 यानी 7 मर्त में होगा। यहाँ पे लिखा है 14 यानी कि 7 का 2 गुना कर देंगे तो ये होता है 14। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। ये क्या लिखा है, 81 लिखा है, ठीक है, और 81 में 9 से भाग देंगे तो 9 9 81 यानी कि 9 आएगा। और देखिए यहाँ पे 2 गुना किए हैं तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना का 18, और यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल 18 आप लोगों को दिया गया है। तो लॉजिक जो है हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया है। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग इस वाले में फॉलो कर देंगे, ठीक है। 88 लिखा है, 88 में 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88, 8 हो गया, 8 का 2 गुना करेंगे तो 8 दूना का 16 हो गया, ठीक है। तो 16 जो है इस प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। मतलब आपके प्रश्न का कहने का मतलब समझिए, ये जो है ये चित्र है, ठीक है, ये आपके एक चित्र बनाया गया है और इसके सामने इधर जो है दर्पण रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आप लोगों को कि ये जो रखा गया है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब इस साइड में क्या बनने वाला है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आपके पास जो समय है उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये तो बॉक्स आपको यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और ये जो आपके मुंह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है अब आप लोगों को इधर जो है ये आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। ये इसका उल्टा होता है, मतलब लेफ्ट का जो है राइट होता है और राइट का जो है क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। बेहतर तरीके से आपको इतना तो मालूम ही होगा, ठीक है। अब जो है ये नीचे वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो है ये बॉक्स बन जाएगा। अब देख लीजिए ये यहाँ पे है, ये तो बिल्कुल उल्टा है और ये तो दोनों ही गलत है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी गलत है। तो बचा हुआ आपके सामने बी में दिया गया जो उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा ये जो है आप लोगों के बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि किसी घड़ी में 9:30 हो तो उसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब दर्पण में उसका समय क्या होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई घड़ी है उसमें कितना बज रहा है, 9:30 हो रहा है, तो उसका जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, मतलब उसका दर्पण जो है प्रतिबिंब में दर्पण में समय उसका कितना दिखाई देगा। तो मैंने आप लोगों को ये अभी तो आपकी क्लास में ऐसा प्रश्न नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो ये तो आप लोग हटा ही दीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अभी तक मैंने क्या बोलते हैं ग्रुप डी के लिए नहीं पढ़ाया, लेकिन पहले क्लास जो मैंने कराया था उसमें कराया हुआ है, ठीक है। तो जो पहले से क्लास किए होंगे वो तो बता देंगे, या कहीं पे पढ़े होंगे वो बता देंगे कि देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है 11:60, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, 11:60, और उसमें से जो भी आपका समय है उसको आप लोग माइनस कर लीजिए। तो 9:30 हम इसमें से घटा देंगे तो हमें रियल टाइम बोल रहे हैं, हमको टाइम पता चल जाएगा, कौन, दर्पण वाला। तो दर्पण का टाइम कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 2 अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि जो है आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा क्या, 2:30 हमको कहाँ पे दिखाई देगा, 2:30 हमको कहाँ पे दिखाई देगा, तो कहिएगा कि हमें जो है यहाँ पे प्रतिबिंब में समय 2:30 दिखाई देगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। लिखा हुआ है कथन, कह रहा है कि सभी वर्ष दिनांक हैं, ठीक है,
उसके बाद से कह रहा है कोई भी दिनांक दिन नहीं है। तो अब जो है आपके कौन कौन से इसमें निष्कर्ष सही हो रहा है ये बताना है। पहला लिखा है कुछ वर्ष दिन है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है। तो कौन सही होगा, चलिएगा इस तरीके के तो प्रश्न मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग कर लेंगे इस प्रश्न को, बेहतर तरीके से कर लेंगे। चलिएगा करिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सभी वर्ष दिनांक है, ठीक है, वर्ष जितने भी हैं तो वर्ष यहाँ पे हो जाएगा, सभी वर्ष दिनांक है, ये दिनांक के अंदर होंगे, ठीक है, ये कहाँ होंगे, दिनांक, दिनांक के अंदर। उसके बाद से कह रहा है कोई भी दिनांक दिन नहीं है, कोई भी दिनांक जो है दिन नहीं है, तो दिन जो है अलग होगा दिनांक से, इसमें किसी तरीके का संबंध नहीं होना चाहिए, प्रश्न में बोल दिया है। तो आपको ये वाला जो है पार्ट अलग बताना है। अब जो है क्या करना है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेना है कि अब हुआ क्या है। पहले वाले कथन पे चलते हैं, कह रहा है कि कुछ वर्ष दिन है, वर्ष के कुछ दिन हो रहा है, देखिए वर्ष यहाँ पे लिखा है और दिन जो है आपके यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों में किसी तरीके का संबंध है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये निष्कर्ष कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है चलते हैं अगले वाले के लिए, कह रहा है कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कह रहा है कि कोई भी दिन आपका दिनांक नहीं है। तो देखिएगा दिन और दिनांक में संबंध है, यहाँ पे देखिए ये दिन हो गया और ये दिनांक हो गया, ठीक है, दोनों में कोई संबंध है, कहिएगा नहीं है, और यही यह कह रहा है, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है कि इसमें कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि अनुसरण कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा जो है आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो है दो केवल अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। अब चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास जो है मौजूद है 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिस तरीके से मैं बोलता हूँ अगर आप उस तरीके से डेली क्लास को करेंगे तो ही बेहतर होगा, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, छठे का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, आप जरूर बताइए। अब देखिए हुआ क्या है, अच्छे तरीके से अगर हम देख लेते हैं तो प्रश्न को समझ जाएंगे कि ये देखिए ये एक चतुर्भुज टाइप का जो है ये आकृति है और इसके अंदर त्रिभुज दिया है, ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे संबंध देखिए ये त्रिभुज है और इसके अंदर एक चतुर्भुज टाइप का है। उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये पंचभुज है, ठीक है, और इसमें जो है आपके क्या दिया है, षष्ठभुज दिया है। आपको कुछ समझ में आया कि ये वाला जो हिस्सा था बीच वाला त्रिभुज ये बाहर आ गया है, ठीक है, और ये चार भुजा वाला जो है क्या है इसके अंदर आ गया है। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी हमको लगाना होगा, ये पंचभुज यानी कि अंदर होने वाला है, पंचभुज अंदर कहाँ पे है ये अब आप लोगों को पहचान करनी है। पंचभुज यहाँ पे अंदर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आपके जो है उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये बाहर आ गया है, ठीक है, तो ये भी आपके बाहर आ जाएगा षष्ठभुज। तो देखिए षष्ठभुज केवल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपको बताना है। एनालॉजी का प्रश्न है और ये जीके टाइप के है, ठीक है, जिनको जो है केमिस्ट्री आता है मुझे लगता है कि 100% तो बताएंगे, जिनको भी केमिस्ट्री आता है वो इस रीजनिंग के प्रश्न को बहुत आसानी से कर लेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ये आपके एग्जाम हॉल में बेहतर तरीके से पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न तो ये पूछा ही जाता है एनालॉजी का। तो अब आपके ऊपर है कि इन प्रश्नों को किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, मैंने पहले भी बता दिया है, लोहा का संबंध यहाँ पे लिख रहा है कि Fe है, ठीक है, तो चांदी का संबंध किससे होगा। तो मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था कि केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री उससे ये संबंधित प्रश्न है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लोहे का संकेत जो है क्या होता है, Fe होता है, ठीक है।
लोहे का संकेत आयरन होता, लोहे का जो है आयरन होता है और इसका संकेत Fe होता है, ठीक है। और प्लेस वैल्यू भी कभी कभी पूछ देगा तो ये 26 पे होता है, ठीक है, परमाणु संख्या। तो उसी प्रकार चांदी जो है, चांदी की जो है आपको संकेत क्या होता है चांदी का, ये आपको बताना है। तो देखिए Ca तो Cl तो होगा नहीं, ये तो क्लोरीन है, K तो पोटेशियम है और Na तो सोडियम है। तो आपसे चांदी का पूछा है तो Ag होता है और इसका अगर परमाणु अगर परमाणु भार पूछेगा तो ये जो है आप लोगों को याद रखें, क्रमांक जो है 47 होता है, ठीक है, और इसका जो है 26 होता है लोहा का। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि एडिरेट का अर्थ 5 और यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज का अर्थ 2 और का अर्थ 9 और हैश का अर्थ जो है 7 है, तो इस वैल्यू का जो है मान क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। सबसे सरल आज का यही प्रश्न है, 100% उत्तर इसका सभी लोग देंगे, 100% इसका उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और आपके एग्जाम हॉल में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करते हैं सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझिएगा। पहले क्या दिया है, परसेंटेज, फिर दिया है और, फिर दिया है आपके हैश, फिर दिया है @, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, परसेंटेज का देखिए आपका अर्थ यहाँ पे दिया है 2, यानी कि वैल्यू मेरा 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से और का अर्थ दिया है यहाँ पे 9, तो 9 होगा। हैश का अर्थ देखिए यहाँ पे, हैश का अर्थ क्या है 7, तो 7 होगा। @ का अर्थ 5 है तो 5 होगा। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर और बी में ही मिल जाएगा। तो इसमें तो आप लोगों को किसी तरीके के डाउट भी नहीं होने चाहिए इस तरीके के प्रश्नों में, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। ये मजेदार प्रश्न है और इसमें आपका टेस्ट होने वाला है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मॉम को 11 लिखा जाता है और डैड को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ये जो बताएगा बिल्कुल उसका जो है मुझे लगता है कि 12 से कम उसके रीजनिंग में सही नहीं होंगे, 15 से, ठीक है। वो 12 प्लस ही सही करेगा, क्योंकि यही मजेदार प्रश्न है, ठीक है। अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। थोड़े से आप लोग यहाँ पे दिमाग दौड़ाइए, प्रश्न बना सकते हैं। चलिएगा देखिए, पहले इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तब इसको अगर आप बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो एम का यहाँ पे कोड देखिए कितना होता है, 13 होता है। ओ का कोड लिख लीजिए कितना होता है, ओ का कोड 15 होता है। फिर एम का कोड 13 होता है, यही होता है। अब परंतु लिखा है भाई साहब यहाँ पे 11, तो यहाँ पे इसका 11 मतलब किस तरीके से होगा ये हमको अब पता करना पड़ेगा। तो हम इससे 11 किस तरीके से बनाए, अगर सबको जोड़ देते हैं तो 11 होगा, कहिएगा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको लॉजिक हमको क्या लगाना पड़ेगा कि देखिए ये पहला और दूसरे लास्ट वाला को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 13 13 26 हो गया, ठीक है। और 26 में से ये बीच वाले को हम घटा लेते हैं 15 को, तो 26 में से 15 जाएगा, कितना होता है 11 होता है, और आपके 11 यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस सॉरी, यहाँ पे डैड का निकालना है ना, ये तो अभी यहाँ पे बना हुआ है, डैड का निकाल लीजिए DAD। तो डी का कोड 4, फिर ए का कोड 1, फिर डी का कोड 4। यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, बीच वाले को माइनस करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 4 4 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 7, और 7 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ए में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक हाथी उत्तर में 10 मीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, गाय नहीं बाएं होगा, 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। चलिएगा
बताने की कोशिश कीजिए। ये तो दिशा से रिलेटेड है, जल्दी ही आप लोग कवर कर सकते हैं इस प्रश्न को, थोड़े से आपको दिमाग दौड़ाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, दिशा से रिलेटेड आपको ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये आपका पूरब और ये आपका होता है पश्चिम। अगर ये आपको याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन इसको याद रखा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बोला क्या है, उत्तर की ओर जाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो उत्तर आपका ऊपर की तरफ होगा, आपको जाना है 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि जो है आप बाएं मुड़ जाइए, बाएं यहाँ से मुड़ना है, तो बायां साइड आपका जो है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बायां हो गया और आपको जाना है 6 किलोमीटर, ये 6 हो जाएगा। अब कह रहा है तो हाथी जो है मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, मूल बिंदु मतलब पहले स्थान से वो कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे पहुंचा है, ये कितनी दूरी पे है, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यानी कि जो है इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, देखिएगा तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और ये हमको एच होता है, एच नहीं दिया है तो एच का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट P² प्लस B²। आपने पढ़ा होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में ये कर्ण का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिएगा तो अंडर रूट 100 हो जाएगा। अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है, ये 10 होता है वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, यानी कि 10 मीटर है, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आपको बताना है यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपको बता देना है जो है 100 मीटर। 100 मीटर नहीं, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे तो 10 मीटर होगा ना, ये जो है थोड़े से टाइपिंग में भाई साहब इस प्रश्न में मिस्टेक किए हैं, ठीक है। ये कितने दूरी पे है, 10 मीटर। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोगों को चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक विकल्प का, उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से है, ठीक है। अब देखिए पहले का संबंध जो है यहाँ पे दूसरे से बता रहा है, तो तीसरा का संबंध हम लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास समय है अभी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, कर सकते हैं। थोड़े से आपके लॉजिक यहाँ पे अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। देखिएगा यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 1/4 को 1/8 लिख रहा है, मतलब नीचे का 2 गुना किया है, तो हम भी इसके 2 गुना कर देते हैं, तो 3 दूना का कितना हो जाएगा 6, 1/6, और 1/6 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है, ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पे श्रृंखला का प्रश्न है, 156 से जो है 182 हुआ है, 182 से 210 हुआ है, तो इसका अगला पद क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 156 से हम 182 पे चलेंगे, कितना जो है ऐड किया गया है, तो ये घटा लीजिए, आपके 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पे आपके कितना हो गया 2, 26 जोड़ा गया है। इसके आगे चलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये आपका हो गया 2, 28 जोड़ा है। तो आपके समझ में आ गए होंगे कि 26 से 28 यानी कि 2 प्लस किया है, तो हम भी इसके आगे 2 प्लस कर देंगे, तो 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, 210 में जो है 30 जोड़िएगा 240, और 240 यदि आपने बता दिया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोग तैयार हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों के लिए। किसी तरीके के इसमें गड़बड़ी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। अब बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 100% इसके उत्तर आने चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि मैंने त्रिभुज से रिलेटेड आपके प्रश्नों को काउंट अच्छे तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। अब चलिएगा यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और काउंट करते हैं इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या। तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज मिलेगा,
एक यहाँ पे मिल गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, 7 हो गया। क्या 7 ही सही उत्तर है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये तो आपके 7 गलत हो जाएंगे। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है, इसके आगे देखना है यहाँ पे। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये एक बड़ा वाला आपका 7 के बाद से कितना हो जाएगा, 8, और 8 के बाद से ये एक बड़ा वाला आपका बनेगा 9, ठीक है। तो यदि आपने 9 बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आपको जाना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है। प्रारंभ से उसका रोल नंबर क्या होगा, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश कीजिएगा। बोला गया है कि एक कक्षा में जो है टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, तो 47 है, ठीक है। टोटल जो है उसमें रोल नंबर कितने हैं, 47 है। अब बोल रहा है कि अनुराग का रोल नंबर अंतिम से जो है, अंतिम से यानी लास्ट से अगर आप देखिएगा तो इसका जो है रोल नंबर कितने पे है, 18वें पे है, ठीक है। तो इसको शुरू से कितने नंबर कितने इसके इधर से देखेंगे अगर हम लोग शुरू से, तो इसका रोल नंबर कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि 47 माइनस 18 कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 29। लेकिन देखिए ये जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इधर से ये जो है अनुराग है, इसको यहाँ पे अगर आप खाड़ कीजिएगा तो समझिए इधर से भी काउंट कर लिए हम लोग और पीछे से भी, शुरू से भी और अंत से भी, 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो इसमें इसको एक जोड़ना पड़ेगा, 2 बार जोड़िएगा तो ये आप लोगों का हो जाएगा टोटल जो है उसका स्थान 30वां हो जाएगा, ठीक है। तो 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा जीके का आ चुका है, ठीक है। जीके जीएस के प्रश्न आपके सामने हैं और इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो सुबह हमें अपलोड हुई थी, आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। बोला क्या है यहाँ पे, पहला प्रश्न, कौन एक लोक नृत्य है जो कला में हिंदू और जो है मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहिएगा कथक होता है ये, ठीक है। ये कौन सा है नृत्य, कथक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत की जो है संघीय प्रणाली संबंधित है। किस देश से है, तो आपका उत्तर आएगा कनाडा से, ठीक है। कनाडा की संघीय प्रणाली जो है भारत से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फटाफट से जो है इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है जीके और साइंस के प्रश्न को मिक्स को हम फटाफट से करते हैं। कह रहा है कि जब आप किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो उस वस्तु पर कितना बल लगता है। तो हम लोग बताएंगे कि उस वस्तु पर जो है उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि पोंगोल उत्सव झील किस राज्य में स्थित है। पैंगोंग त्योसो झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है, बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएंगे यहाँ पे कि ये जो है आपके कौन होता है, डाइक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि किसी अणु का अपेक्षिक अपेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अपेक्षिक द्रव्यमान किसी भी जो है अणु का आप लोगों को याद रखना कि ये जो है आणविक भार की इकाई के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया। भारतीय संविधान जो है औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुसंयोजी अधातु है। बहुसंयोजी
अधातु का नाम बताना है, तो ये आपके हैं सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया? जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया? तो आपके उत्तर क्या बनेंगे? ये जो है 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गतिशील वस्तुओं की गतिशील बने रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको जो है आप लोगों को याद रखना है, जड़त्व बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है विलियम जोस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो विधानसभा का गठन जो है आपके किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके 1992 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है आपके एपीजे स्वामीनाथन, एम ए स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है आपके राइट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे कि ये जो है आपके अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसको हम लोग बताते हैं क्या? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया? तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि ये जो है ब्रिटिश के जो है प्रारूप बना गया। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसिस जनरल काउंट ही लाली को हराया? तो आपको बताना है कि ये जो है आपके वायर कुट ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक के सिद्धांत जो है आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सजीव जीवों के संरक्षित अवशेष क्या है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि जीवाश्म है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित में जब भी पूछेगा तो आपको बताना है दिल्ली, और राज्य में आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा घनत्व किस राज्य का है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है आपका है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच अवशेष वाहकों की ऊर्जा की मात्रा कितनी का जो है अंतर कितना होता है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर ही अंतर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र शब्द जो है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है लोकतंत्र का? ठीक है, डेमोक्रेसी का। तो आपको बताना ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे इस्पात और लोहे को संरक्षण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इस्पात होता है या लोहा होता है, उस पे जंग लगता है। ठीक है, उस पे जो है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं जिंक के परत से, ताकि वो जो है सेफ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है 25 ठो यहाँ पे जीके जीएस साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो डेली आप लोग क्लास में आइए, यही रिक्वेस्ट रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन हर एक क्लास का मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।